पहला क्वेश्चन देखिए, द पॉलिटिकल सिस्टम। तो इस पुस्तक के लेखक डेविड ईस्टन हैं, जिसका प्रकाशन 1953 में हुआ था। इस पुस्तक में डेविड ईस्टन ने राजनीतिक व्यवस्था सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। राजनीतिक व्यवस्था सिद्धांत, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, राजनीतिक व्यवस्था सिद्धांत का निवेश निर्गत मॉडल किसने प्रतिपादित किया? उत्तर है, डेविड ईस्टन ने अपनी पुस्तक द पॉलिटिकल सिस्टम में राजनीतिक व्यवस्था का निवेश निर्गत मॉडल प्रतिपादित किया था। दोस्तों, जो डेविड ईस्टन का राजनीतिक व्यवस्था का सिद्धांत है, इसको 3 अन्य नामों से भी जाना जाता है। मैं आपको एक एक करके तीनों नाम बता देता हूँ। एक है निवेश निकास प्रतिमान, दूसरा है निवेश निर्गत मॉडल, तीसरा है इनपुट आउटपुट मॉडल। ठीक है, तो एग्जाम में तीनों में से कोई भी नाम आ सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए, राजनीतिक व्यवस्था का अर्थ बताइए। तो राजनीतिक व्यवस्था का अर्थ देखिए, राजनीतिक व्यवस्था विभिन्न प्रकार की इकाइयों या संरचनाओं का ऐसा समूह है जिनकी अंतर क्रियाओं का निर्णय निर्माण करने, इन्हें लागू करने अथवा इन्हें प्रभावित करने से संबंध होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, आमंड एवं पावेल के अनुसार या राजनीतिक व्यवस्था के प्रमुख गुण बताइए। 2 क्वेश्चन मैंने एक साथ कर दिए हैं। एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है कि आमंड और पावेल के अनुसार राजनीतिक व्यवस्था के गुण बताइए, तो भी उत्तर यही आएगा। अगर ऐसे आता है कि राजनीतिक व्यवस्था के प्रमुख गुण बताइए, तो भी उत्तर यही आएगा। तो गुण देखिए, पहला है औचित्यपूर्ण सत्ता, दूसरा है व्यापकता, तीसरा है पारस्परिक निर्भरता। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आमंड एवं पावेल के अनुसार या राजनीतिक व्यवस्था की कोई 2 विशेषताएं बताइए। यहाँ भी मैंने 2 क्वेश्चनों को एक साथ लिखा है। या तो एग्जाम में से पूछा जा सकता है कि आमंड एवं पावेल के अनुसार राजनीतिक व्यवस्था की कोई 2 विशेषताएं बताइए, तो भी उत्तर यही आएगा। अगर ऐसे आता है कि राजनीतिक व्यवस्था की कोई 2 विशेषताएं बताइए, तो भी उत्तर ये आएगा। तो इसका उत्तर है राजनीतिक व्यवस्था की सार्वभौमिकता और दूसरा है राजनीतिक संरचनाओं की सार्वभौमिकता। अगला क्वेश्चन देखिए, राजनीतिक व्यवस्था समाज की अन्य व्यवस्थाओं से किस प्रकार भिन्न है? इसका उत्तर है राजनीतिक व्यवस्था में शक्ति के लिए संघर्ष तथा सत्ता के लिए प्रतिस्पर्धा जैसे तत्व पाए जाते हैं, जो कि अन्य व्यवस्थाओं में नहीं होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, द पॉलिटिकल ऑफ डेवलपिंग एरियाज, ये पुस्तक का नाम है द पॉलिटिक्स ऑफ डेवलपिंग एरियाज। तो इसके बारे में आपको 20 शब्दों में उत्तर लिखना है। यह पुस्तक आमंड द्वारा कोलमैन के साथ लिखी गई थी, जिसमें आमंड ने अपने राजनीतिक व्यवस्था प्रतिमान का प्रतिपादन किया है। यानी राजनीतिक व्यवस्था का जो प्रतिमान है, मॉडल है, वो 2 विद्वानों के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। एक तो डेविड ईस्टन के द्वारा और दूसरा है आमंड के द्वारा। ठीक है, तो आमंड ने तो द पॉलिटिक्स ऑफ डेवलपिंग एरियाज पुस्तक के अंदर अपने राजनीतिक व्यवस्था का प्रतिमान प्रस्तुत किया है, जिसको निवेश निकास मॉडल भी कहा जाता है, इनपुट आउटपुट मॉडल भी कहा जाता है। ठीक है, निवेश निर्गत मॉडल भी कहा जाता है। और आमंड जो है, इन्होंने अपनी राजनीतिक व्यवस्था का प्रतिमान जो प्रस्तुत किया, उसको संरचनात्मक प्रकार्यात्मक मॉडल भी कहा जाता है। संरचनात्मक प्रकार्यात्मक मॉडल या प्रतिमान। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, किसी राजनीतिक व्यवस्था के प्रमुख एवं आधारभूत कार्यों के नाम लिखिए। तो कोई भी राजनीतिक व्यवस्था होती है, उसके 2 प्रमुख कार्य होते हैं, निवेश कार्य और निकास कार्य। इनको दूसरे तरीके से ऐसे बोल सकते हैं, इनपुट या आउटपुट। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, डेविड ईस्टन के अनुसार राजनीतिक व्यवस्था की परिभाषा दीजिए। उत्तर है राजनीतिक व्यवस्था अंतः क्रियाओं का ऐसा समूह है जिसके अंतर्गत मांगों को निर्गत में बदला जाता है। आपको चाहे तो मांग लिखनी है और चाहे निवेश लिखना है, दोनों में से एक लिखना है। ये तो मैंने समझाने के लिए कोष्टक में लिखा है। ठीक है, बाकी आपको दोनों में से एक ही लिखना है, निर्गत लिख दो चाहे निकास लिख दो। ठीक है, तो परिभाषा देखिए, राजनीतिक व्यवस्था अंतः क्रियाओं का ऐसा समूह है जिसके अंतर्गत मांगों को निर्गत में बदला जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, आमंड या डेविड ईस्टन ने राजनीतिक व्यवस्था के जो 2 कार्य बताए, उनके नाम लिखिए। तो आमंड के अनुसार राजनीतिक व्यवस्था के कार्य पूछे जाएं
चाहे डेविड स्टन के अनुसार कार्य पूछे जाएं और चाहे वैसे राजनीतिक व्यवस्था के कार्य पूछे जाएं, तीनों का एक ही मतलब है। तो दो कार्य होते हैं, निवेश कार्य और निकास कार्य, इनपुट फंक्शंस और आउटपुट फंक्शंस। अगला क्वेश्चन देखिए, डेविड स्टन ने राजनीतिक व्यवस्था के जो दो निवेश कार्य बताए हैं उनके नाम लिखिए। निवेश कार्यों को भी दो भागों में बांटा है, पहला निवेश मांगे, दूसरा निवेश समर्थन। और आमंड ने राजनीतिक व्यवस्था के जो दो निवेश कार्य बताए उनके नाम बताइए। तो आमंड ने जो निवेश कार्य बताए उनको चार भागों में बांटा है, डेविड स्टन ने दो भागों में बांटा निवेश कार्यों को, निवेश मांग और निवेश समर्थन। और आमंड ने निवेश कार्यों को चार भागों में बांटा है। तो पहला है राजनीतिक सामाजिकरण तथा भर्ती, दूसरा है हित स्पष्टीकरण, तीसरा है हित समूहीकरण और चौथा है राजनीतिक संचार। अगला क्वेश्चन देखिए, निवेश से क्या अभिप्राय है? तो उत्तर देखिए, किसी राजनीतिक व्यवस्था के पर्यावरण से आने वाली मांगों तथा उसके लिए जुटाए जाने वाले समर्थन को निवेश कहा जाता है। फिर निर्गत से क्या तात्पर्य है, यानी निकास। ठीक है, तो किसी राजनीतिक व्यवस्था के पर्यावरण द्वारा निवेश के रूप में रखी गई मांगों पर राजनीतिक व्यवस्था द्वारा नीति निर्माण तथा कानून निर्माण आदि के रूप में जो निर्णय लिए जाते हैं उसे निर्गत कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, पुनर्निवेश चक्र का अर्थ बताइए। तो उत्तर है राजनीतिक व्यवस्था के निकास कार्य के प्रति पर्यावरण में जो प्रतिक्रिया होती है उससे राजनीतिक व्यवस्था में पुनर्निवेश की स्थिति का जन्म होता है। इसे डेविड स्टन ने पुनर्निवेश चक्र कहा है। मतलब राजनीतिक व्यवस्था के निकास कार्यों के प्रति पर्यावरण में जो प्रतिक्रिया होती है, यानी जनता अगर कोई भी मान लीजिए सरकार से मांग करती है तो जितनी मांगे करती है उनमें कुछ मांग सरकार पूरी कर देती है, तो एक मांग पूरी होती है, दो मांग पूरी होती है, तो तीसरी चौथी मांग नहीं दोबारा पैदा हो जाती है। फिर उसका सपोर्ट जो है बाकी लोग और जनता के द्वारा किया जाने लगता है, तो सरकार को उस मांग को पूरा करना पड़ता है। तो इस प्रकार से मांगे जो है वो उत्पन्न होती रहती है, उनका समर्थन होता रहता है और उन मांगों को सरकार के द्वारा पूरा किया जाता रहता है। तो इस प्रकार से ये चक्र जो है वो चलता रहता है, इसको बोलते हैं पुनर्निवेश चक्र। अगला क्वेश्चन देखिए, राजनीतिक व्यवस्था का संरचनात्मक प्रकार्यात्मक मॉडल किसने प्रतिपादित किया? उत्तर है आमंड तथा पावेल ने। अगला क्वेश्चन देखिए, राजनीतिक आधुनिकीकरण से क्या अभिप्राय है? उत्तर है समाज में सामाजिक संचालन और आर्थिक विकास के परिणाम स्वरूप होने वाले राजनीतिक परिवर्तनों को राजनीतिक आधुनिकीकरण कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है राजनीतिक आधुनिकीकरण के लक्षण या विशेषताएं बताइए। तो पहला है राजनीतिक सहभागिता वृद्धि, दूसरा है कानून की सार्वभौमिकता की स्थापना, तीसरा है नागरिकों की समता पर बल और चौथा है परिवर्तन की क्षमता। अगला क्वेश्चन देखिए, राजनीतिक आधुनिकीकरण के कोई चार उपकरण या अभिकरण बताइए। तो एग्जाम में दोस्तों अभिकरण पूछे जा सकते हैं या उपकरण पूछे जा सकते हैं या साधन पूछे जा सकते हैं, सबका एक ही मतलब होता है। तो राजनीतिक आधुनिकीकरण के चार साधन कौन से हैं? बुद्धिजीवी वर्ग, अभिजन वर्ग, राजनीतिक विचारधारा और संचार के साधन। अगला क्वेश्चन देखिए, राजनीतिक आधुनिकीकरण दृष्टिकोण के प्रतिपादक विद्वानों के नाम बताइए। तो पहला है एडवर्ड सिल्स और दूसरा है डेविड एप्टर। अगला क्वेश्चन देखिए, विकासशील राष्ट्रों में राजनीतिक आधुनिकीकरण की प्रक्रिया का विशेष ध्यान रखने वाले विद्वान कौन है? इसका उत्तर है एडवर्ड सिल्स। अगला क्वेश्चन देखिए, एडवर्ड सिल्स ने राजनीतिक आधुनिकीकरण के कौन से 5 प्रतिमान बताए हैं? राजनीतिक आधुनिकीकरण के 5 प्रतिमान यानी मॉडल बताए हैं एडवर्ड सिल्स ने, वो कौन कौन से हैं? पहला है राजनीतिक लोकतंत्र, दूसरा है अभिभावक लोकतंत्र, फिर है आधुनिकताशील लोकतंत्र, फिर है सर्वाधिकारवादी लोकतंत्र और लास्ट है परंपरावादी वर्गतंत्र। अगला क्वेश्चन देखिए, राजनीतिक सहभागिता। ठीक है, उत्तर है सामान्य नागरिक की राजनीतिक कार्यों जैसे नीति निर्माण प्रक्रिया, निर्णय निर्माण प्रक्रिया आदि में भागीदारी और सक्रियता बढ़ना। ठीक है, जनता का राजनीतिक गतिविधियों में बढ़ चढ़ करके भाग लेना, ये राजनीतिक सहभागिता है। अगला क्वेश्चन है, क्या आधुनिकीकरण को पश्चिमीकरण कहा जा सकता है? ठीक है, उत्तर है आधुनिकीकरण की प्रक्रिया में अपनी संस्कृति और अपने साधनों का विवेकपूर्ण प्रयोग करते हुए
प्रगतिशीलता की ओर अग्रसर हुआ जाता है। इसलिए आधुनिकीकरण को पश्चिमीकरण नहीं कहा जा सकता। अगला क्वेश्चन देखिए, राजनीतिक आधुनिकीकरण उपागम की दो आलोचनाएं लिखिए। पहली आलोचना है, राजनीतिक आधुनिकीकरण के विभिन्न लक्षणों का सही मापन संभव नहीं है। दूसरा है, इस उपागम पर समाजशास्त्र व अर्थशास्त्र का अत्यधिक प्रभाव है। अगला क्वेश्चन है, राजनीतिक विकास से क्या अभिप्राय है। तो इसका उत्तर देखिए, राजनीतिक विकास सामान्यतः एक बहुआदर्शी और बहुमार्गीय अवधारणा है। इसके पूर्व निर्धारित अथवा पूर्ण अंतिम लक्ष्य निर्धारित नहीं किए जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, राजनीतिक विकास उपागम से संबंधित विद्वानों के नाम बताइए। पहला है लूसियन पाई, फिर है माइनर विनर और फिर है आमंड और कोलमैन। अगला क्वेश्चन है, राजनीतिक विकास अवधारणा से किस प्रमुख विद्वान का नाम जुड़ा हुआ है। उत्तर है लूसियन पाई। अगला क्वेश्चन देखिए, अपनी किस पुस्तक में लूसियन पाई ने राजनीतिक विकास अवधारणा को प्रस्तुत किया है। तो ये पुस्तक का नाम है आस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट। बहुत प्रसिद्ध पुस्तक है आस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट। ये लूसियन पाई ने लिखी थी और इसमें उन्होंने राजनीतिक विकास की अवधारणा पर विचार प्रस्तुत किए हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, राजनीतिक विकास की लूसियन पाई की परिभाषा लिखिए। तो परिभाषा हमेशा सेम टू सेम लिखी जाती है। तो इसमें देखिए, राजनीतिक विकास संस्कृति का विसरण और जीवन के पुराने प्रतिमानों को नई मांगों के अनुकूल बनाने, साथ मिलाने या उनके साथ सामंजस्य बिठाना है। अगला क्वेश्चन देखिए, लूसियन पाई ने राजनीतिक विकास की कौन सी 3 विशेषताएं या लक्षण बताए हैं। विशेषताएं पूछो चाहे लक्षण पूछो, एक ही मतलब है सबका, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो लूसियन पाई के अनुसार राजनीतिक विकास की 3 प्रमुख विशेषताएं या लक्षण कौन कौन से हैं। पहला है समानता, दूसरा है क्षमता और तीसरा है विभेदीकरण। अगला क्वेश्चन देखिए, आमंड एवं पावेल ने राजनीतिक विकास की कौन सी 3 विशेषताएं या लक्षण बताए हैं। आमंड और पावेल के अनुसार तो 3 विशेषताएं कौन सी है, लूसियन पाई के अनुसार कौन सी है। दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो पहला देखिए, संरचनात्मक एवं कार्यात्मक विभेदीकरण तथा विशिष्टीकरण। दूसरा है उपव्यवस्था स्वायत्ता और तीसरा है राजनीतिक संस्कृति का लौकिकीकरण। अगला क्वेश्चन देखिए, राजनीतिक विकास के कोई 2 उपकरण या साधन बताइए। राजनीतिक विकास के 2 उपकरण या अभिकरण या साधन, सबका एक ही मतलब है। तो वह है, पहला तो है क्रांतिकारी नेता और दूसरा है राजनीतिक दल। अगला क्वेश्चन देखिए, राजनीतिक विकास के सूचक का क्या अर्थ है। उत्तर है, प्रत्येक राजनीतिक व्यवस्था में ऐसे अनेक कारक होते हैं जो राजनीतिक विकास की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। इन कारकों को राजनीतिक विकास का सूचक कहा जाता है, जैसे शिक्षा पर होने वाला व्यय, सुरक्षा पर होने वाला व्यय आदि। अगला क्वेश्चन देखिए, राजनीतिक विकास के राजनीतिक ह्रास या पतन की विवेचना किसने की है। मतलब राजनीतिक विकास के साथ राजनीतिक ह्रास या राजनीतिक पतन की विवेचना किसने की है। इसका उत्तर है सैमुअल हंटिंगटन ने। अगला क्वेश्चन है, राजनीतिक विकास के प्रतिमान या प्रारूप बताइए। राजनीतिक विकास के 2 प्रारूप हैं या प्रतिमान हैं या मॉडल हैं। एक है निरंतरता प्रतिमान, दूसरा है चरण प्रतिमान। तो दोस्तों, हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो का लिंक जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।